नमस्कार। प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत। इस ई लेक्चर के माध्यम से आज हम राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय और उनके राजनीतिक विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा कहे जाते हैं और ऐसी महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के श्रेष्ठा थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। बचपन में ही उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने 24 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर लिया और उम्र के आखिरी पड़ाव तक भाषा पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ईसाई साहित्य के अध्ययन के निमित्त उन्होंने हेब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा को भी सीखना प्रारंभ किया। संस्कृत भाषा के वे प्रकांड पंडित थे और अरबी तथा फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के कारण ही उन्हें मौलवी की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्र निकाले जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अपने आप को पृथक नहीं समझा। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और गहरा ज्ञान था। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किए हों, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। राम मोहन राय के पूर्व संपूर्ण देश की तो क्या बात, कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति कोई विचार नहीं था और विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायत रखने की बात कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे समय में राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और समस्याओं के निदान शासन के सम्मुख रखे। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार ना किए हों, पर उस काल में अधिक महत्व तो इस बात का था कि एक भारतीय ने प्रशासनिक दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की चिंता अपने शासकों के समक्ष रख दी। राजा राम मोहन राय ने समय समय पर
जो राजनीतिक विचार प्रकट किए उनमें हमें उनके राजनीतिक चिंतन का बोध होता है। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख इस प्रकार है। व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने लॉक, ग्रोशियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। व्यक्तिक स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे। वे प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के पोषक थे और स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय आदि राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति तथा राज्य के आपसी संबंध विषयक उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और व्यवहारिकता का समन्वय देखने को मिलता है। राम मोहन राय ने अपने देश में से गहरा प्रेम किया। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उनके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन मानस में छाए हुए थे। भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी रही। अपने चिंतन और कार्य के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को जन्म दिया और वह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला रहा। प्रेस की स्वतंत्रता। राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य में राम मोहन राय का मुख्य हाथ था। जब याचिका अस्वीकृत कर दी गई, तब सह परिषद सम्राट के पास उन्होंने अपील की। जब सह परिषद सम्राट से भी अपील अस्वीकृत हो गई, तो उन्होंने अपने फारसी भाषा के पत्र मिरात का प्रकाशन भी स्थगित कर दिया। राम मोहन राय ने जिस रूप में अपना विरोध प्रकट किया, वह प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा का ही प्रतीक है। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्राप्त करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी और अज्ञानी शासक को उनके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। अच्छा शासन वही है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान करे। राम मोहन राय पत्रकार भी थे। 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका और मिरात उल अखबार नाम की फारसी पत्रिका प्रारंभ की गई। न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए और भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करने के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करने हुए व्यवस्था की गई। जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में बैठ नहीं सकेंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध
ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए याचिका तैयार की गई। इस कार्य में राम मोहन राय की विशेष भूमिका रही। राम मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के सम्मुख उस समय उपस्थित हुए जब उन्होंने इस बात को साक्ष्य के रूप में रखा और 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम पर जब विवाद हो रहा था, इसको उन्होंने साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया और आग्रह किया भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों के न्यायिक तथा प्रशासकीय कार्यों को पृथक कर दिया जाए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भारत की राजस्व तथा न्यायिक प्रणाली की एक व्याख्या शीर्षक से प्रकाशित करवाए गए। इनमें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख और सुझाव दिया गया, जैसे देश की न्यायालयों का यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक तथा प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का माध्यम कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सके। इससे भी उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती थी। इसके अतिरिक्त न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का भी अभाव था। इस पक्ष में थे कि भारत में प्रचलित सिद्धांतों और मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उनके द्वारा दिए गए ये सुझाव निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप 1833 में लोक सदन के प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश की। ये सिफारिशें थी देशी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अपनी अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रेत की दशा में सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध। राम मोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्तियों के विरुद्ध थे, इसलिए उनका सुझाव था कि संविदाबद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था सेवाओं के प्रसंग में उनका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो, तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुरूप उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति उनको करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना होगा। राजनीतिक और कानून के माध्यम से सुधार। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंधों पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने के समय सती प्रथा निषेध कानून बना। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते हुए राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। राम मोहन राय मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्हें सार्वभौमता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे। बैंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद, मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेद को पंच फैसलों द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ही उच्च स्तर का था। राय के चिंतन के समन्वयवादी व उदार पक्षों का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य
अनिवार्य तारतम्य राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। आज हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय और उनके कौन कौन से राजनीतिक विचार उन्होंने दिए, इसको जानने का और समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।